स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के प्रश्न उत्तर के बारे में। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका उत्तर है, अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, लेखिका को सागरमाथा क्यों अच्छा लगा? इसका उत्तर है, लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागरमाथा का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? इसका उत्तर है, लेखिका को तेज हवाओं के कारण उड़ी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। चौथा प्रश्न है, हिम संखलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? इसका उत्तर है, हिम संखलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए। पांचवा प्रश्न है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? इसका उत्तर है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। 6वां प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है, रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल ना होने के कारण हुई। 7वां प्रश्न है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? इसका उत्तर है, कैंप 4 साउथ कोल जो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है में 29 अप्रैल 1984 को लगाया गया। 8वां प्रश्न है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? इसका उत्तर है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। 9वां प्रश्न है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? इसका उत्तर है, लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अगला है लिखित प्रश्नोत्तर, जिनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? इसका उत्तर है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? इसका उत्तर है, डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियान दल के सदस्यों को अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों के उपयोग करने, बर्फ आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधने, अनेक ऐसे अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। तीसरा प्रश्न है, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? इसका उत्तर है, तेंजिंग ने लेखिका की प्रशंसा में निम्नलिखित शब्द कहे, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? इसका उत्तर है, लेखिका को अगले दिन की जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वे भारी बोझ लेकर धीरे धीरे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे जो अभी तक लेखिका के पास नहीं आ सके थे। 6वां प्रश्न है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? इसका उत्तर है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद वह सवेरे 5 बजे तंबू से निकल पड़ी। अगले प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में करना है। पहला प्रश्न है,
उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? इसका उत्तर है उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को हिमपात के खतरों से अवगत कराया। उसने बताया कि उसके अग्रिम दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। यह कैंप हिमपात के ठीक ऊपर है। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है। परंतु हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है। यद्यपि बीच में पड़ने वाली ग्लेशियर की नदी पर रास्ता बना दिया गया है, किंतु हिमपात और अधिक हो गया तो रास्ता बनाने का काम फिर से करना पड़ सकता है। दूसरा प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? इसका उत्तर है, पहाड़ी की ऊंची ऊंची चोटियों पर हिमपात अनियमित ढंग से होता है और इसमें अनिश्चित बदलाव होते रहते हैं। अनियमित रूप से बर्फ का गिरना ही हिमपात है। तेज हवाएं चलने से हिमपात की मात्रा बढ़ जाती है। सूखी बर्फ हवा में उड़ने लगती है तथा दृश्यता शून्य तक पहुंच जाती है। इससे सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? इसका उत्तर है, करीब रात के 12:30 बजे जब लेखिका अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी, तभी एक सख्त चीज़ लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई, जिस कारण की नींद टूट गई। जब उन्होंने देखा कि ये क्या चीज़ है उसके सिर से टकराई है, तो उन्हें पता चला कि एक लंबा बर्फ पिंड लोहात से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था। इस बर्फीले पिंड से सबको चोट तो लगी, पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। बर्फीले पिंड ने पूरे तंबू को नष्ट कर दिया था। चौथा प्रश्न है, जय लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? इसका उत्तर है, जय बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री सबके लिए चाय, जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। जय को ये कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे लीवे लाने के लिए आएगी। इसलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय और जूस लाया देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। पांचवा प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 5 कैंप बनाए गए। बेस कैंप, यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया। कैंप 1, यह हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाया ले जाने के लिए अभ्यास भी किया गया। दूसरा कैंप 2, यह चढ़ाई के रास्ते में था, जहाँ कैंप 3 में हुई दुर्घटना के बाद बचाव दल घायलों को लेकर आया था। कैंप 3, यह लोहात से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। 6वां, शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी से ठीक नीचे स्थित था। चोटी पर चढ़ने से पहले यहीं आराम करके चाय पान किया गया। 6वां, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी शकंवकार थी। यह चोटी इतनी पतली हो गई थी कि एक साथ 2 व्यक्ति साथ साथ नहीं खड़े हो सकते थे। वहाँ खड़े हो पाना कठिन हो रहा था।
उसके आगे तो बस हजारों मीटर दूर दूर तक बस सीधी ढलान ही ढलान थी। 7वां प्रश्न है, सम्मिलित अभियान में संयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इसका उत्तर है, सम्मिलित अभियान में आपसी सहायता और संयोग से ही कार्य संपन्न होते हैं। बचेंद्री पाल ने अपने व्यवहार से इस संयोग भावना का परिचय दिया। उसने देखा कि अभी उसके साथी की जय और मीनू कैंप तक नहीं पहुंचे, तो वह उनके लिए चाय और जूस बनाकर रास्ते में जा पहुंची। उस खतरनाक रास्ते पर जाना कठिन तथा खतरनाक था, फिर भी बचेंद्री पाल ने यह खतरा उठाया। उसने की और जय को रास्ते में जाकर पेय पदार्थ पिलाया। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। इसका आशय है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता अत्यंत दुर्गम और खतरनाक होता है। इस अभियान में प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे हिमपात, भूसंकलन, बर्फ से चट्टानों का गिरने से दुर्घटनाओं का होना आम बात है। इतने बड़े अभियान में ऐसी बातों को अत्यंत सहज भाव से लिया जाता है। इन घटनाओं से डरने और विचलित होने वाला व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता। दूसरा है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसका उत्तर है, हिमपात होने से कभी कभी धरती में दरार पड़ जाती है। यह दरार इतनी गहरी और चौड़ी हो जाती है कि धरती फट जाती है। इसके बीच गहरी खाई सी बन जाती है। यह विचार आते ही मन में बहुत डर लगता है। इससे भी भयानक यह जानकारी थी कि जितने समय तक ये पर्वतारोही और कुली चढ़ाई अभियान पर रहेंगे, हिमपात होता रहेगा और बर्फ गिरने की भयानक घटनाएं होती रहेंगी। यह हिमपात पर्वतारोहियों के शरीर को छूता रहेगा। तीसरा है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाया, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपना माता पिता का ध्यान आया। इसका उत्तर है, लेखिका जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तब वह घुटनों के बल बैठी। उन्होंने अगर इसके माथा चूमा और कुछ पूजा अर्चना की। बहुत खुश थी और उन्हें अपने माता पिता का स्मरण आया। वह क्षण उनके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण था, क्योंकि वह भारत की पहली ऐसी महिला थी जो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। भाषा अध्ययन। इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। पहला है, निहारा है, प्रसन्नता पूर्वक देखा है। जब बचेंद्री पाल ने हिमालय की शोभा पर मुग्ध होकर उसे प्रसन्नता का भाव से देखा तो उसके लिए निहारना शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, थसकना, नीचे को धंसना। जब धरती का कुछ हिस्सा नीचे की ओर दब जाता है तो उसे थसकना कहते हैं। तीसरा है, खिसकना, अपनी जगह से हटकर परे चले जाना। हिमपात आने पर कभी कभी बड़े बड़े हिमखंड खिसक जाते हैं। चौथा है, सागरमाथा, संसार का सर्वोच्च ऊंचा स्थान। जिस स्थान से बचेंद्री पाल ने हिमालय की चढ़ाई आरंभ की वह समुद्र तल का सर्वोच्च स्थान है, इसलिए उसे समुद्र का माथा
ठीक ही कहा गया है। 5वां, जायज़ा लेना, जांच परख करना। बचेंद्री पाल के अभियान दल के पहुंचने से पहले एक अग्रिम दल जाता था। वह सारी परिस्थितियों का जायज़ा लेता था। 6वां है नौसिखिया, नया नया, अनजान या अनाड़ी। तेंजिंग के सामने बचेंद्री पाल ने स्वयं को नौसिखिया पर्वतारोही कहा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला है, उन्होंने कहा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब इसके अंदर जो हम पंक्चुएशंस इंग्लिश में जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही विराम चिन्ह हिंदी में होते हैं, उनको आपने यूज़ करना है। उन्होंने कहा यानी कि किसी ने कोई बात कही है तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास जो है वो यूज़ करोगे। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए, और लास्ट में पूर्ण विराम। दूसरा है, क्या तुम भयभीत थी। इसके अंदर किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। अब इसके अंदर बचेंद्री जी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक करके और फिर सेंटेंस क्लोज किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है, हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। इसका सबसे पहला है टेढ़ी मेढ़ी, दूसरा है हक्का बक्का, तीसरा है गहरे चौड़े और चौथा है इधर उधर, पांचवा है आसपास, छठवां है लंबे चौड़े। इनमें सबसे पहले का है टेढ़ी मेढ़ी यानी कि बर्फ की नदी टेढ़ी मेढ़ी थी। दूसरा है हक्का बक्का, जय बचेंद्री को देखकर हक्का बक्का रह गया। तीसरा है गहरे चौड़े, बर्फ गिरने के कारण धरती पर गहरे चौड़े खड्डे पड़ गए थे। और इसके अगला है इधर उधर, पर्वत चोटी के इधर उधर ढलाने ही थी। पांचवा है आसपास, पर्वत पर आसपास कोई पेड़ नहीं था। छठवां है लंबे चौड़े, रास्ते के दोनों ओर लंबे चौड़े पर्वत थे। चौथा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। उदाहरण है अनुकूल, प्रतिकूल। पहला है नियमित, उसका विलोम शब्द है अनियमित, विख्यात, कुख्यात। तीसरा है आरोही, अवरोही। चौथा है निश्चित, अनिश्चित। पांचवा है सुंदर, असुंदर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए, जैसे कि पुत्र, सुपुत्र। पहला है वास यानी कि सुवास, निवास। दूसरा है व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, अव्यवस्थित। तीसरा है कूल, प्रतिकूल, अनुकूल। चौथा है गति, प्रगति, सद्गति, दुर्गति। पांचवा है रोहण, आरोहण। छठवां है रक्षित यानी कि सुरक्षित या आरक्षित। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। इसका सबसे पहला वाक्य है मैं डैश यह कार्य कर लूँगा। दूसरा है बादल घिरने के डैश ही वर्षा हो गई। उसने बहुत डैश इतनी तरक्की कर ली है। चौथा है नाडसे को डैश गांव जाना था। इसका सबसे पहला उत्तर है मैं सुबह तक यह कार्य कर लूँगा। दूसरा है बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। तीसरा है उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। चौथा है नाडसे को अगले दिन गांव जाना था। बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।